लेकिन इनका तारुफ मैं नहीं करवाऊंगी, ये खुद करवाएंगे। 18 साल के मेहदी बुखारी को कोई मैसेज देते आज के मेहदी बुखारी तो क्या देते? तो मैं ये मैसेज देता कि तुम वक्त कोई भी होना वो फेज गुजर जाएगा। जब मैं इन फेजी से गुजर रहा था तब मैं बहुत मायूस हुआ था। आपको क्या लगता है स्ट्रगल्स क्यों आई आपकी जिंदगी में, या उन्होंने क्या सिखाया आपको? उनको भी मैं यही पैगाम दूंगा, फेज गुजर जाता है। हर इंसान कभी ना कहीं जाके सेटल हो जाता है। कि वालिदैन ने एक चीज ब्लड में शामिल करवा दी कि ये हलाल है, ये हराम, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। और ये भी सीखा होगा कि जिंदगी का सफर आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। टाइटल्स, ओहदे और अलकाबात, ये सब लोगों को इम्प्रेस तो करते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें जिंदगी में कामयाब होने के लिए इम्प्रेस होना नहीं चाहिए, बल्कि इंस्पायर होने की जरूरत होती है। और इंस्पिरेशन के लिए हमें चाहिए होती है रियल स्टोरीज, रियल स्ट्रगल्स और लोगों का क्रिएट किया हुआ रियल इम्पैक्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सना खान और रियल इम्पैक्ट की एक और एपिसोड और एक जबरदस्त से गेस्ट के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक ऐसे गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिनकी बातें सुन के, जिनके मजेदार सफरनामे और उनकी जिंदगी के जर्नी को सुन के सक्सेस को आप कैसे देखते हैं, इसका नजरिया जरूर बदलेगा। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स वेलकम आवर वेरी स्पेशल गेस्ट सैयद मेहदी बुखारी साहब। लेकिन इनका तारुफ मैं नहीं करवाऊंगी, ये खुद करवाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। बताइए आपका हमें। शुक्रिया, आपने मदू किया। सर वेरी काइंड। तो बताएं हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को, कौन है सैयद मेहदी बुखारी? इसका जवाब मेरे लिए खुद बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी पहली पहचान तो बतौर फोटोग्राफर बनी। शौक था, 15-20 साल पहले नौजवान था और फोटोग्राफी करना शुरू की। खुदा ने कुछ आंख दी थी, कुछ वक्त के साथ बेहतर होती गई, तो पहली पहचान मेरी फोटोग्राफर की बनी। फिर जब सफर किए तो लिखना शुरू किया, दूसरी पहचान राइटर की बनी। प्रोफेशनली मैं यूनिसेफ के साथ मुंसलिक हूँ, कम्युनिकेशन ऑफिसर हूँ। पाकिस्तान में जो पोलियो मुहिम होती है उसको ओवरसी करता हूँ। ट्रैवलर हूँ, शौक है दुनिया और पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान तो खैर शायद ही मेरा दावा होगा कि कोई ऐसी जगह रह गई हो जो मैंने ना देखी हो कम से कम। और इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे ममालिक, समाजी इश्यूज पर लिखता हूँ, सफरनामा लिखता हूँ, अपने ट्रैवलॉग्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह लें, तो बहुत सारी पढ़ते हैं, बहुत सारी तय हैं। तो ये कहना कि असल में मैं कौन हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं ट्रैवलर हूँ। ट्रैवलर एट हार्ट। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इतनी सारी चीजें जो आपने बताई, अगर इसकी एक क्योंकि साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं मेरा ख्याल है, और जो थोड़े इमेजिनेटिव भी हों, उनके साथ ही एक मसला होता है उनके दिमाग में कि फौरन से ना उनके दिमाग में डायग्राम्स और इलस्ट्रेशंस बनना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे दिमाग में एक वेन डायग्राम बनती है जिसमें ट्रैवलर है, राइटर है, फोटोग्राफर भी है, और वेन डायग्राम के बीच में एक टाइटल उभरता है आर्टिस्ट का। तो आर्टिस्ट हो और दर्द से उसका ताल्लुक ना हो, ये तो नहीं हो सकता। yeah. तो दर्द ने कैसे आपकी जिंदगी को इन्फ्लुएंस किया? देखिए, एक जो जहाँ तक बात है ना आर्ट की, आर्ट प्रोड्यूस्ड ही होता है, उसके पीछे कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है। हर आर्टिस्ट के पीछे कोई ना कोई ट्रेजेडी रही है, और मेरे पीछे जो ट्रेजेडी रही है वो मैंने बहुत दफ़ा खुल के लिखी है। मैंने जिस घराने में आँख खोली वो एक कट्टर सादात घराना था, और कट्टर सादात घरानों का सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि हमारे यहाँ ना बहुत सारी रिवायात और असूल जो कि फरसूदा हो गए हैं ज़माने के साथ, लेकिन उनकी पाबंदी बड़ी लाज़िम होती है। ऐसे घरानों में सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई ट्रैवलिंग का मशगला इख्तियार करे और कोई फोटोग्राफी करे। हमारे घरानों में आवारगी समझा जाता है ट्रैवलिंग, ये आवारा हो गया। और अगर आप कैमरा उठा लें तो कहते हैं ये तेरा कंजराला काम करन लगा। मतलब ये एक टिपिकल माइंड सेट है सादात घरानों का। फिर ये जो जिस घर में मैंने आँख खोली, वाला साहब मेरे अपने ज़माने के रईस थे, लेकिन वक्त के साथ उनका बिजनेस तबाह हो गया, डूब गया। और ट्रेजेडी ये हुई कि फिर बहुत गुर्बत देखी। जो जहाँ से मेरा शो शुरू होता है तो वो गुर्बत से ही शुरू होता है। जब तक अमीरी थी वो मेरी याददाश्त में अब नहीं आती।
तो वालिदा ने सरकारी टीचिंग करना शुरू कर दी घर का खर्च चलाने को। और एक बहन थी, एक मैं था और मुझको और बहन को पाला वालिदा ने। वालिद साहब का बिज़नेस डूबने के बाद दिल भी डूब गया, उनका फिर किसी और जगह तवज्जो ही नहीं रही और उसकी वजह ये थी कि एक इतना आसूदा इंसान जब एकदम बर्बाद हो जाए तो उसका कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। फिर एक दिन इंकशाफ हुआ कि उनका जिगर सही काम नहीं कर रहा। जिगर के सरतान में मुब्तला हो गए। फिर उनके इलाज के सिलसिले में हस्पतालों के चक्कर। मैं सियालकोट में रहता था, सियालकोट से लाहौर, लाहौर से वापस। खैर वो नहीं सर्वाइव कर सके, जानवर ना हो सके। तो चलते-चलते मेरी वालिदा ने मेरी स्टडी पे तवज्जो दी, मुझ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी उनका है। मेरी अक्सर तहरीरों में ज़िक्र भी वालिदा का होता है। जी। अ, एक गुर्बतज़दा घराने में पैदा होने के साथ-साथ मैंने बहुत सारे अलमिया देखे हैं। मसलन हकीकी रिश्तेदारों का तब तक ही आपसे ताल्लुक होता है जब तक आप आसूदा हैं। मुसीबत में कोई रिश्तेदार आपके पास भी नहीं खटकता और फिर जब वक़्त बदलता है, तो सब आपका हवाला देते हैं कि ये तो हमारा बच्चा है, ये तो हमारा रिश्तेदार है। हुँ। वो टाइम मैं अब देख रहा हूँ। तो बहुत सारे अलमियों के साथ फिर मेरी ज़ाती लाइफ़ का अलमिया, मैंने दो तरफ़ा पसंद की शादी की हुँ। और 10 साल चली। नहीं चल सकी, फिर नाकाम हो गई। तो ट्रेजेडीज़ बहुत सारी हैं। गुर्बत है, वालिदैन के खोने का दुःख है और वो भी इसलिए कि मैं इलाज नहीं करवा सका उनका। यानी कि आप यहाँ पे इलाज अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ना, यहाँ पे ये फलाही रियासत थोड़ी है जो हुँ। इंश्योरेंस देती हो हेल्थ की। तो बहुत सारी अलमियों के साथ मेरा ब्रॉट अप हुआ है और वो कभी-कभी झलकता है जी, वो मेरी तस्वीरों में भी झलकता है, वो मेरी तहरीरों में भी झलकता है। जो लोग फ़ोटोग्राफ़र्स हैं या जो आर्ट को समझते हैं, मेरे पे क्रिटिक भी होता है, ऐसा नहीं कि मैं कोई परफेक्ट फ़ोटोग्राफ़र हूँ, जो मैं हमारे सीनियर हैं, वो इस्लाह के लिए समझाते भी हैं। लेकिन सबका इस बात पे इत्तेफ़ाक है कि मेरी तस्वीर बहुत कलरफुल होती हैं। हुँ, बिल्कुल। अब वो कलरफुल इसीलिए है कि वो जो बचपन की महरूमियाँ हैं, वो मैं तस्वीर में भर देता हूँ रंग, जो मुझे नहीं मिल सके, हुँ, तो वो मैं तस्वीर की सूरत लोगों को दिखाना चाहता हूँ ताकि लोग खुश हों। तो ट्रेजेडीज़ तो बहुत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मौज़ू ज़रा थोड़ा-सा हेवी हो गया है तो मैं इसको थोड़ा-सा लाइट करूँगी। अगर आप टाइम ट्रैवल कर सकते होते हुँ। और 18 साल के मेहदी बुखारी को कोई मैसेज देते, आज के मेहदी बुखारी, तो क्या देते? अगर मैं टाइम ट्रैवल कर सकता होता तो मैं ये मैसेज देता कि तुम, वक़्त कोई भी हो ना, वो फ़ेज़ गुज़र जाएगा। जब मैं इन फ़ेज़ेज़ से गुज़र रहा था, तब मैं बहुत मायूस हुआ था, अपसेट हुआ था और इस हद तक मैं मायूस हुआ था कि एक टाइम ऐसा आया, मैं बहुत रिलीजियस बंदा होता था। हुँ, मेरा मज़हब, क्योंकि नौजवानी होती है, नौजवानी में मज़हब के साथ बहुत गहरा लगाव होता है। तो इस हद तक मैं अपसेट और मायूस हुआ उस फ़ेज़ में कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है? फिर मैं ज़रा मज़हब से थोड़ा दूर हटता चला गया वक़्त के साथ-साथ। अगर मैं 18 साल में जाऊँ, वापस जाऊँ, तो मैं फिर अपने आप को ये तसल्ली दूँगा, फ़ेज़ जो भी हो गुज़र जाता है और मैं जो हुँ, सुनने वाले हैं उनको भी यही कहूँगा, एक टाइम आता है, हमारे नौजवान आजकल के बहुत सारी वजह से परेशान हैं। जी, जॉब्स नहीं है, यूनिवर्सिटियाँ पोल्ट्री शेड बनी हुई हैं, डिग्रियों पे डिग्रियाँ दे के निकालती बिल्कुल। जा रही हैं, आगे मार्केट में खपत नहीं है और मुझे बहुत सारे मैसेजेज़ ऐसे मिलते हैं कि मेरी जॉब लगवा दें। हुँ, लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि शायद मैं सरकारी ऑफ़िसर हूँ या बाबूगरीसी में कहीं हूँ, हुँ, सही। या हमारी मदद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। मुझे समझ आती है कि माशरे में डिप्रेशन और बेरोज़गारी है। उनको भी मैं यही पैगाम दूँगा, फ़ेज़ गुज़र जाता है। हर इंसान कभी न कभी, कहीं न कहीं जाके सेटल हो जाता है। हुँ, बिल्कुल सही है। लेकिन सेटल होने से पहले जो स्ट्रगल का पीरियड है, मेरा अगला सवाल भी बल्कि यही है कि आपको क्या लगता है, हर इंसान का देखने का एक नज़रिया है कि ज़िंदगी में जो स्ट्रगल है वो किस लिए आती है। आपके ख़्याल में आपकी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल्स आई, अब पीछे मुड़ के देखते हैं जैसे वो जॉइनिंग द डॉट्स वाली बात है। आपको क्या लगता है स्ट्रगल्स क्यों आई आपकी ज़िंदगी में? या उन्होंने क्या सिखाया आपको? सिखाया तो मुझे बहुत कुछ है और मुझे लगता है कि स्ट्रगल ज़रूरी है। हुँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बहुत आसूदा घरानों में पैदा हुए। उनको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। उन्होंने काफ़ी कुछ इनहेरिट किया, बिज़नेस इनहेरिट किया, घर को इनहेरिट किया। उनके ब्रॉट अप में और मेरे ब्रॉट अप में जो डिफ़रेंस है वो मुझे महसूस हो जाता है, उनको भी हुँ, महसूस हो जाता है। हुँ, अ, उनकी सोच इस हद तक पुख्ता नहीं हो सकी। वो अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि तुम्हारी उम्र में बातें तुम इतनी मैच्योर कैसे कर लेते हो? क्योंकि हुँ, मैंने एक तो करीब से देखा कि हमारे यहाँ अलमिये क्या हैं, सेहत के अलमिये क्या हैं, कमाने के अलमिये क्या हैं।
घरेलू अलमियत क्या है। दूसरा फिर ट्रैवलिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैंने दूसरों को देखा। मेरी मुशाहदाती हिस्स बहुत अच्छी है और जो भी राइटर है ना, उसमें ये होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो राइटर ही नहीं होगा। बिल्कुल। एक आपकी उर्दू की वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपका उर्दू मीडियम है। दूसरा आपकी मुशाहदाती हिस्स होनी चाहिए। तो लोगों के मुशाहिदों ने भी मुझे बहुत सिखाया। तो मेरी लाइफ के जितने भी सबक है ना, ये जो मैंने सीखे हैं कि ये करना है और ये नहीं करना, वो मैंने लोगों से भी सीखे हैं और अपने माज़ी के तजुर्बात से भी सीखे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात की कि क्या नहीं करना। ये भी बड़ा ज़रूरी है सीखना कि कौन-सी ऐसी रोड है जो आपने जहाँ नहीं जाना, नहीं ट्रैवल करना, नॉट टू सेव योर टाइम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक ऐसा सवाल अब मैं करने लगी हूँ जिसमें बहुत सारे लोगों के को शायद जैसे डिग्री वर्सेस स्किल में 2 धड़ों में तक़सीम हो जाते हैं, इसमें भी ऐसे ही तक़सीम होते हैं। कुछ लोगों का ये ख़्याल होता है और ये मैं इसमें नेपोलियन हिल का हवाला दूँगी थिंक एंड ग्रो रिच का कि वो कहते हैं कि गरीब लोग ये समझते हैं कि दौलत तमाम बुराइयों की जड़ है और अमीर लोग ये समझते हैं कि दौलत दुनिया को बेहतर करने का एक ज़रिया है। तो जहाँ पे हम दौलत की दौड़ की या परसूट ऑफ सक्सेस या परसूट ऑफ रिचेज़ की बात करते हैं, कुछ लोगों का ख़्याल होता है कि इतना अगर हमें मिल जाए ना तो ये इनफ होगा। आपके लिए वो इनफ क्या है? देखिए ये बहस एक तो पूरी दुनिया भुगत भी चुकी। हुँ, ये कैपिटलिज़्म और कम्युनिज़्म का यही मसला था, ये जो जी, जंगें दुनिया में हुई। अ, मेरे नज़दीक ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं ना गौतम सिद्धार्थ गौतम से बड़ा इंस्पायर हूँ। ठीक है। मेरी अक्सर तरीकों में उनका हवाला दिया जाता है। हुँ, अच्छा, उससे इंस्पायर होने की ना एक वजह है। एक अमीर घराने में पैदा हुआ हुँ, शहज़ादा, हुँ, वो सब कुछ त्याग देता है और जंगलों में निकल जाता है। 6 साल तक गौतम सिर्फ़ इसी पे गौर करता रहा कि जो तकलीफ़ आती है, इसके पीछे क्या मोहरिक़ात है? इंसान हुँ, क्यों दर्द महसूस करता है? और जब उसे खुशी मिलती है, वो उस खुशी को प्रोलॉन्ग करने की क्यों जुस्तजू करता है? सही। और फिर उस खुशी के खोने से डरता क्यों है? हुँ, तो इन द शॉर्ट वो सालों की तपस्या के बाद इस नतीजे पे पहुँचा कि आरज़ू जो है ना, हुँ, हुँ, इंसानी आरज़ू, वो खुशी और गम का बायस है। अगर आरज़ू मुकम्मल हो जाए, मिल जाए, तो इंसान खुश होता है और फिर उसको प्रोलॉन्ग करना चाहता है, हुँ, उसको खोने से डरता है। और अगर आरज़ू मुकम्मल ना हो सके, तो वो तकलीफ़ में चला जाता है, वो दुःख महसूस करता है। और आरज़ू का सारा ताल्लुक इंसान के दिमाग से है। बिल्कुल। अगर आप तर्क आरज़ू कर दो, तो ना खुशी है ना गम है। हुँ, तो इसलिए कहते हैं कि गौतम ने निर्वाण हासिल कर लिया था। निर्वाण वो स्टेज है जिसमें इंसान ना आरज़ुओं से, ख्वाहिशात से बाहर निकल जाता है। हुँ, अब वो तो गौतम था, उसके अलावा ये सिर्फ़ पैगंबरों में ही है। हम जैसे जो आम लोग हैं ना, हुँ, ये ख्वाहिशात के साथ-साथ चल रहे होते हैं। बिल्कुल। हमने अपनी फैमिली को भी देखना है, दुनियावी ख्वाहिशात भी पूरी करनी है और ब्रॉट अप हमारा, मैंने आपको बताया, सादात घराने की वजह से वो इस तरह का हुआ कि वालिदैन ने एक चीज़ ब्लड में शामिल करवा दी कि ये हलाल है, ये हराम हुँ, है। ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। अब वक़्त के साथ-साथ आप चाहे रिलीजियस ना भी रहें, लेकिन वो जो आपका ब्रॉट अप होता है ना, वो आपके ब्लड में इतना रासिख़ हो जाता है, आप उस तरफ जाने का सोचते भी नहीं। बिल्कुल। तो मेरे ना यहाँ पे ये घर के पास ही एक छोटा-सा गाँव है, हुँ, हुँ, बहरिया में। जी, वहाँ पे ना एक मोची बैठता है। वो सिर्फ़ हफ़्ता इतवार बैठता है। अब आज के ज़माने में ये ऐसे पेशे हैं जो मतरूक हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं सिर्फ़ उसके पास इसलिए जाता हूँ, उसकी उम्र होगी कुछ 60-62 साल। उसके पास पुराने किस्से, पुराने ज़माने के, और मैं कोई बैग ले जाता हूँ ऐसे ही बहाने से, कि हुँ, इसको सी दो या ये वो। सिर्फ़ जाता मैं उसे किस्से सुनने। आज तक मैंने उसकी ज़ुबानी नहीं सुना कि डूब गए जी, मर गए जी, या घर में खाना नहीं है, वो मोची हुँ, और कितना कुछ कमा लेता होगा। तो मुझे उसको देख के ना बड़ा सुकून मिलता है कि ये भी गुर्बत में ज़िंदगी गुज़ार रहा है, लेकिन ये इतना मुतमिन कैसे है? मैं हुँ, इतना मुतमिन क्यों नहीं हो सका? हुँ, ठीक है? तो मैंने ना उसको अपना आइडियल बना लिया हुआ है। मैं समझता हूँ कि एक हदीस है, मज़हबी वाला आ जाएगा जो कि, लेकिन वो इसलिए मुझे पसंद है, इस वज़ह से नहीं कि वो हदीस है। जो बात उसमें कही गई है ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि दुनिया में खुशकिस्मत इंसान वो है जिसको वो जिस पे खुदा ने अपनी नेमतें तमाम कर दी, और वो इंसान है जिस पे खुदा ने अपनी नेमतें तमाम की, जिसके पास घर हो, हुँ, जिसके पास अच्छी सवारी हो, हुँ, और जिसका जो हमसफ़र है या लाइफ़ पार्टनर है, हुँ, वो सुकून पहुँचाने वाला या अच्छा हो। हुँ, तो मैं समझता हूँ ये इनफ है, बिल्कुल। और इस मामले में मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए तो ये इनफ है।
इस वजह से जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम मेरे पास आ जाती है मेरे कामों की वजह से, वो मैं अपनी ट्रैवलिंग पे लगा देता हूँ। मैं सेविंग करने वाला नहीं हूँ। हुँ, मैं वो बैंक बैलेंस बनाने वाला, या मेरे पास गाड़ी है तो मैं ये सोचूँ कि इसको मज़ीद अपग्रेड कर लूँ। वो जब तक चलती है मैंने चलानी है। हुँ, और जो मेरा घर है मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं इसको मज़ीद बड़ा कर लूँ। राइट, इस तरह तो ये ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं होगी। तो बिल्कुल, जितना है उसी में खुश रहो। बिल्कुल ठीक है जी, ब्यूटीफुल मैसेज। अच्छा, आपने अभी निर्वाण की बात की, कि निर्वाणा हासिल हो गया उनको। हमारे इस आजकल के तेज़ दौर में, तेज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक तो ये फ़ास्ट पेस्ड बहुत है, दूसरा वक़्त में बरकत भी मेरा ख़्याल है थोड़ी-सी कम से कम होती जा रही है, ईयर बाय ईयर मैं खुद भी नोटिस करती हूँ। फिर हमारे इर्द-गिर्द जितने स्टिमुलाई हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में हो, वो सोशल मीडिया की तेज़ तरीन दौड़ की शक्ल में हो, वो रिश्तों की शक्ल में हो, जॉब या प्रोफ़ेशनल कमिटमेंट्स की शक्ल में हो। एक ऐसी चीज़ जिसको हम कहते हैं इनर पीस, जो बड़ा ज़रूरी है हमारी सैनिटी को बरकरार रखने के लिए। आपकी ज़िंदगी में आप क्या समझते हैं ऐसी कौन-सी चीज़ है जो कि नॉन नेगोशिएबल है कि ये नहीं मैं कर सकता टू प्रोटेक्ट माय इनर पीस? वो कौन-सी है? मैं आउट ऑफ वे जाके यानी किसी से फ़ेवर नहीं ले सकता, हुँ, और इसका मैंने नुकसान भी उठाया है। कैसे? उसकी वजह ये है कि ये सोसाइटी ऐसी है, इसमें आप बगैर फ़ेवर के सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हुँ, या तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी या हुँ, अपने तल्लुकात का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हुँ, रिश्वत देने वाला माइंडसेट मेरा कभी रहा नहीं। है, दूसरी सूरत बचती है कि मैं किसी जानने वाले को अपने काम के सिलसिले में काम कहूँ और उससे फ़ेवर ले लूँ, और फिर हर फ़ेवर का एक रिटर्न है, बिल्कुल। ठीक है? इसका मैंने ये नुकसान उठाया है कि मेरे घर के बिजली का मीटर लगवाने के लिए हुँ, थ्रू प्रॉपर चैनल बड़ी मशक्कत उठानी पड़ी। अच्छा, हाँ, इसके अलावा ना करने वाली जो चीज़ें हैं ना, मेरे कुछ असूल हैं। मेरे असूल ये हैं कि मैंने कभी भी लिखते हुए ये दावा नहीं किया कि मैं कोई अखलाकियात का मना रहा हूँ। हुँ, जबकि मेरे बहुत सारे दोस्त राइटर जिनको मैं देखता हूँ, वो ये दावा भी कर गुज़रते हैं कि जिस तरह के हम हैं, इस तरह का कोई भी नहीं, और अच्छा, बल्कि दूसरों को प्रीच भी कर रहे होते हैं कि आप सही। ऐसे ही बने। हुँ, अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि हलाल और हराम में मैं बहुत वाज़िह होता हूँ। सही। हालाँकि मैं बार-बार कहता हूँ कि मैं मज़हबी नहीं हूँ, लेकिन वो जब माँ ने एक चीज़ अंदर डाल दी ना, हुँ, मैं अंदरूनी मुल्क ममालिक सफ़रों में होता हूँ। मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मैं हुँ, वहाँ जो चाहूँ करूँ। बिल्कुल। मैं जिस राह चलना चाहूँ चलूँ, हुँ, मुझे तो कोई नहीं रोकने-टोकने वाला। मेरे कमरे जो जिस होटल में मैं ठहरता हूँ, उन कमरे की फ्रिज में दुनिया जहाँ की मशरूबात पड़े होते हैं। हुँ, मुझ पे कोई कदर नहीं है, मुझ पे कोई रोक-टोक नहीं है, लेकिन नहीं, वो जो एक चीज़ है ना कि ये नहीं करनी, वो जो ब्लड से आवाज़ आती है ना, वही मुझे रोक रही होती है, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, फ़ेवर ना लेके मैंने बहुत कुछ भुगता है, और ले लेता तो काम आसान हो जाता, सही। लेकिन दे इंतज़ार कर लिया कि अपने वक़्त पे हो जाएगा, फ़ेवर नहीं ली कभी। बिल्कुल और ठीक बल्कि है। मुझे हँसी आती है जब लोग मुझे कहते हैं कि तेरे ताल्लुकात हैं, तू फ़ेवर ले ले। मैं कहता हूँ, भई मैंने अपने काम के लिए कभी फ़ेवर नहीं ली। हुँ, मैं बैंक में बिजली का बिल जमा कराने के लिए खुद लाइन में लगता हूँ। हुँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अपने ऑफ़िस के मुलाज़िम को भेज के कहूँ ये जमा करा दे। बिल्कुल। या किसी ये बैंक मैनेजर तो मेरे बहुत दोस्त है, मुझे पहचान जाता है, वो भी मेरी तहरीर करता है। हुँ, या मैं सीधा उसके पास चले जाऊँ कि सर ये बिल जमा हो गया, 1 मिनट में हो जाएगा। हुँ, लेकिन फ़ेवर नहीं ली कभी, और मैं लोगों को भी कहता हूँ कि भाई मैं खुद नहीं लेता तो आपके लिए कैसे ले सकता हूँ, और आप भी ना लें। बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट। अच्छा, जितने भी कामयाब लोग होते हैं, वो उनको हमेशा मैंने जब उनको डीप या फिलोसॉफिकल सवाल उनसे करें ना, तो अक्सर उनको ये कहते सुना है कि हम जिस पोज़ीशन पे भी हैं, टॉप पोज़ीशन के टाइकून्स की मैं बात कर रही हूँ, हाइली परफॉर्मिंग सीईओज़ की बात कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि हम लोग हमें बाहर से देख के समझते हैं कि हम बहुत अकॉम्प्लिश्ड हैं और परफेक्ट लाइफ गुज़ार रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हम मौजूद हैं, इट इज़ वेरी लोनली अप हियर एंड इट इज़ वेरी विंडी एज़ वेल एंड इट इज़ प्रोबब्ली द कॉस्ट ऑफ द एम्बिशन। तो मैं आपसे भी ये पूछना चाहती हूँ कि आपके ख्याल में एम्बिशन लोनली होता है हमेशा? होता है। आपको भी लगा? जी, होता है। कैसे? जितनी भीड़ है ना, सोशल आप मुझे जानते हैं सोशल मीडिया की तवज्जो जी। से। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी मुझे इसी तवज्जो से जानते हैं। बहुत सारे लोगों की नज़र में मैं एक बड़ा सक्सेसफुल कामयाब इंसान हूँ, हुँ, और उनकी सक्सेस का मेयार ये है कि ये सेटल है, जी, अच्छी जॉब पे है, अच्छा अर्न करता है, दुनिया घूमता है, इसको तो कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारे मैं फीडबैक मुझे ऐसा मिलता है कि लाइफ हो तो आपकी जैसी हो। हुँ, वो अपने नज़र से जब मुझे देखते हैं ना, तो मुझे आइडियलाइज़ करते हैं कि बनना है तो जैसा बनना है, ये दुनिया घूम रहा है, इसको जी, पैसों की कमी नहीं है, हुँ, इसकी तो बड़ी चिल लाइफ है, ये तो बड़ी मौजें मार रहा है,
कि इसके पास टाइम ही टाइम है, ये लिखता भी है, ये किताबें भी पढ़ने का टाइम है। हम तो पूरा-पूरा दिन मशक्कत में लगे हुए हैं। तो मैंने ना ये निचोड़ निकाला है कि जो तबका आपको फ़ॉलो कर रहा है ना, वो ये समझ रहा है कि आप बहुत खुशहाल हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई गम ही नहीं, बड़ी चिल लाइफ़ गुज़र रही है, ऐसा नहीं है। जो मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ वैसे भी, मैं लोगों से बहुत कम सफ़र के दौरान ही मिलता हूँ। लेकिन ट्रेजेडीज़ मैंने आपको बताई हर इंसान की होती जी। हैं, मेरी भी हैं, ठीक है? हो सकता है अभी भी कुछ चल रही हो। हुँ, तो कभी भी दूसरों को देख के आप उसको आइडियलाइज़ या विजुअलाइज़ ना करें, जब तक आप उसके शूज़ में वॉक ना करके देख लें कि ये वाक़ई यार ये इस मुकाम पे पहुँचा तो क्या सैक्रिफ़ाइस करके मैंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। बिल्कुल। मैं मतलब हर कामयाब बंदे के पीछे बहुत बड़ी सैक्रिफ़ाइसेज़ हैं, हुँ, वो भी हैं। तो कभी भी मैं तो नहीं समझता कि किसी को देख के और किसी को आइडियलाइज़ कर लेना आज के दौर में कि बनना है तो इस जैसा बनना। मेरा देखने सुनने वाला कभी पैगाम है, भाई चिल लाइफ़ किसी की नहीं है। हुँ, हर कोई बहुत कुछ भुगत रहा है और मैंने इसी वजह से तहरीर को बोझिल नहीं होने दिया और मैं हुँ, समझता हूँ कि यार चलो मैं तो भुगत ही रहा हूँ, बहुत कुछ सह रहा हूँ इस सोसाइटी में और समाज में। लेकिन मेरे पढ़ने वाले या मेरे देखने वाले हैं थोड़ा हँस लें, थोड़ा लाइट मूड में तहरीर को लें। तो ये मेरी सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूशन है, मैं ये चीज़ समझता हूँ। बिल्कुल। लिखता मैं वैसे डार्क ह्यूमर हूँ, डार्क ह्यूमर बहुत कम लोगों को समझ आता है। जी, ज़्यादातर लोग हँस के निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सक्सेस के बारे में कोई एक ऐसी मिथ जो लोगों को लगता है ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि नहीं ये झूठ है? सक्सेस के बारे में देखें लोगों को लगता है कि सक्सेस मेहनत में है। नहीं है मेहनत में? नहीं, सक्सेस है आपके विज़न में। अच्छा। आप वो जो आपका सोच है ना कि आपने रास्ता कैसे बनाना है। हुँ, देखिए मेहनत तो गधा भी कर लेता है। हुँ, जो लोगों का मेहनत का हाँ जी, कॉन्सेप्ट है वो यही जी। है ना कि दिन-रात मशक्कत करनी है, हुँ, 2-2 जॉब्स करनी है, हुँ, पार्ट टाइम जॉब करनी है, मज़ीद कमाना है, मज़ीद कमाना है। आप कितने स्मार्ट हैं, आप उतनी जल्दी आगे आएँगे। बिल्कुल। तो आप किसी भी फ़ील्ड में एक तो हुनर हासिल करें, हुँ, उसके एक्सपर्ट बनें और जब आप एक्सपर्ट बन जाएँ, तो फिर आप दिमागी तौर पर स्मार्ट होने चाहिए, कि मैं दूसरों से आगे कैसे गुज़र सकता हूँ। तो बिल्कुल। स्मार्टनेस जो है ना, हुँ, वो इंसान को कामयाब करती है, खाली मेहनत नहीं, मेहनत एक एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन निरी मेहनत नहीं। लेकिन लोगों का ज़बरदस्त। कॉन्सेप्ट यही है हाँ, कि सिर्फ़ हार्ड वर्किंग ही कामयाब करती डायरेक्शनलेस हार्ड है। जी वर्क जो हाँ, है जी वो हाँ, जी हाँ। इट डज़न्ट गेट यू हुँ, एनीवेयर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, अगर लव और रिस्पेक्ट में से कोई एक चीज़ चूज़ करना पड़े तो क्या करेंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरा ख़्याल है दोनों ही इंसान को चाहिए होती हैं। जहाँ पे लव होगा रिस्पेक्ट ऑटोमैटिक आ जाएगी। लेकिन आप किसको चूज़ करेंगे? रिस्पेक्ट ठीक है। देखिए सेल्फ मेड बंदा जो होता है ना मैं इसकी तरजीह भी दे देता हूँ। जो सेल्फ मेड होते हैं ना जिन्होंने अपनी राह खुद निकाली होती है, हुँ, वो दुनिया की हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ट्रू। अ, उसकी एक वजह मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैं चूँकि लिखता हूँ कभी-कभी समाजी इश्यूज़ पे और सियासी इश्यूज़ पे भी, तो मुझे लोग कहते हैं कि आपको जो नेगेटिव कमेंट आते हैं ख़ास तौर पे आज के दौर में जी, सियासत में, जी। क्योंकि वो तहरीर किसी एक सियासी तबके को हिट कर रही होती है और ज़ाहिर है उसने तो आके बैशिंग ही करनी है ना। हुँ, हमारी नौजवान नस्ल ने 5th जनरेशन वार के बाद ये कुछ सीखा है, बिल्कुल। गालम-गलौच और ट्रोलिंग। तो कहते हैं आप क्यों गुस्सा करते हैं या हुँ, आप लोगों को ब्लॉक क्यों करते हैं? हुँ, मैं कहता हूँ यार मैं गाली नहीं सुन सकता। हुँ, मैं नुक्ता नज़र मैंने शेयर किया, पढ़ने वाले से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि उसी ज़ुबान में मुझे जवाब दे। जिस ज़ुबान भलाई में के मैंने साथ लिखा, हाँ, बिल्कुल ठीक मैंने है। कोई गाली लिखी है, हुँ, तो फिर तो मैं समझूँ कि मुझे भी गाली निकाल दो। हुँ, जब मैं गाली नहीं लिखता तो मैं गाली क्यों सुनूँगा? और हुँ, किसी ऐसे बंदे की क्यों सुनूँगा जो अभी राह चलता गुज़रता हुआ गाली दे गया? हुँ, क्यों मैं करूँ? और मैं लोगों को उड़ाऊँगा, मैं ब्लॉक करूँगा तो इस समाज में मैं और क्या कर सकता हूँ? हाँ जी। मैं गालियाँ सुनने के लिए तो नहीं हूँ। यानी मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड बहुत ही कुदरीना ताल्लुक हो, अगर वो गाली देने पे उतर आया है, तो कोई ताल्लुक नहीं। हुँ, लव और रिस्पेक्ट में मैं रिस्पेक्ट को ही ज़्यादा अहमियत दूँगा। बिल्कुल ठीक है जी, परफेक्ट। अच्छा कोई इतने बड़े लंबे-चौड़े अरसे में जितने भी काम आपने अब तक किए हैं, कोई ऐसी डील, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो करके आपको लगा कि ये नहीं करना चाहिए था मुझे, अब मैं पछता रहा हूँ? करने पड़ते हैं जी, हुँ, बहुत सारे किए हैं। शुरू-शुरू में स्ट्रगलिंग फेज़ में इंसान होता है और उस वक़्त किचन चलाने की ही हुँ, तगो-दो होती है कि किसी तरह घर का खर्चा तो चले, हुँ, हाथ ना फैलाना पड़े। तो मैंने फैशन शूट किए,
अच्छा। रैम्प शूट किए, कुछ शुरू-शुरू में 1-2 वेडिंग्स भी शूट की। जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है ना, वो मैं समझता हूँ मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने छोड़ भी दी थी। उसमें अर्निंग थी, एक मेरा वक़्त अच्छा निकल गया और फिर मुझे एहसास हुआ कि ये मैं इसमें नहीं चल सकता। और उसके अपने बहुत सारे मसाइल थे, मैंने कई दफ़ा लिखे भी हैं। वो क्लास ही हो रहा है, वो मज़ाज ही हो रहा है। आप या तो उनके मज़ाज में ढलो, तो फिर अदरवाइज़ आप वहाँ पे नहीं फिट बैठते। तो वो काम मुझे नहीं करना चाहिए था, उसमें मुझे रिग्रेट होता है, लेकिन मजबूरी थी वो, मैंने अपने घर का किचन चलाना था तो करना था। बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसी कभी किसी मेंटर ने या किसी सीनियर आपके किसी भी इंडस्ट्री में सीनियर बंदे ने कोई ऐसी करियर एडवाइस दी हो जो आपको लगा हो कि इसने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया मेरा, ये एडवाइस तो मुझे नहीं अच्छा, माननी इस चाहिए पे थी? अल्लाह का करम ये रहा कि मेरा कोई ऐसा है ही नहीं था कि जिसने हुँ, मुझे गाइड किया हो। ये सही। खुदा ने खुद ही रास्ते बनाए हैं। हुँ, मैं फ़ोटोग्राफ़र थोड़ी बनना चाहता था। मेरे वाला साहब मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। अच्छा, फ़ोटोग्राफ़ी तो मेरे वहमो-गुमान में भी नहीं थी सही, कि मैं इस शौक को इख्तियार करूँगा और फिर इसमें इतना नामवर हो जाऊँगा कि आगे चल के इसको प्रोफ़ेशन में भी ढाल लूँगा। सही। तो रास्ता खुदा ने खुद बनाया। मुझे पता ही नहीं था मैं कभी लिखने के काबिल हूँगा। हाँ, मैं पढ़ता था, रीडिंग हुँ, मेरी अच्छी थी। मेरी वालिदा स्कूल से किताबें ला दिया करती थी, बचपन में ही। तो वो पढ़ने का एक शौक था, किताबों के साथ एक वास्ता मेरी माँ ने डेवलप कर दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लिखने लग जाऊँगा, मेरी पहचान लिखारी की बन जाएगी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मेरी डिग्री है, मेरी डिग्री बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन की है, जिसमें मैंने 12 साल जॉब भी की है बतौर वाइड एरिया नेटवर्क इंजीनियर। राइट। वो छोड़ जाएगी और मैं बिल्कुल इर्रेलेवेंट फील्ड में कम्युनिकेशन ऑफिसर बन जाऊँगा यूएन में। हुँ, हुँ, तो ये तो खुदा ने खुद रास्ते बनाया और किसी ने मुझे कोई करियर जहाँ पे वक़्त के साथ-साथ जो चांस मिलता गया, उसी तरफ को चलता गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा फैसला जो करके आप फौरन पछताए हों? इम्पल्सिवली कर दिया और फिर सोचा कि ओहो! पहले करता था इम्पल्सिवली आपने। अब मैं किसी भी बड़े फैसले को तो पहले मैं देखता हूँ उसके दूर 10 सालों तक क्या नतीजे होंगे। हुँ, अगर मैं नतीजे नहीं भुगतूँगा तो मेरी औलाद तो नहीं भुगतेगी कहीं, सही। या मेरा ख़ानदान तो नहीं भुगतेगा कहीं। हुँ, तो कोई भी फैसला करने से पहले मतलब मेरा शौक है, लोग मुझे जानते हैं तो यूट्यूब चैनल अभी 1 साल ही हुआ, लेकिन हुँ, वो सीरियस टॉक का चैनल है। तो मुझे बहुत सारे लोग मशवरा देते हैं कि यार तुम इतना अच्छा मज़ाक लिखते हो, तुम सिटकॉम टाइप क्यों नहीं खुद प्रोड्यूस करते? सही। तो मैं कहता हूँ नहीं यार, इसका ख़मियाज़ा मेरी फैमिली भुगतेगी। लोग कहेंगे तुम सही धंधा बाल के कंजरा में काम लग गया। ये हुँ, जनरल कॉन्सेप्ट इस सोसाइटी में रहना है ना मैंने। बिल्कुल। तो बजाय इसके कि मेरे मामू मुझे कॉल करके कहें ओए ये तुम क्या कर रहे हो? और मेरी फैमिली मुझे कि यार उनको सदात की इज़्ज़त ही रख लो थोड़ी बहुत, किस हुँ, काम लग गए? जी, सोचता हूँ। इम्पल्सिव शुरू-शुरू में किए, रिग्रेट भी होता है। हुँ, और रिग्रेट से तो इंसान सीखता है, देखें कोई परफेक्ट थोड़ी है। बिल्कुल। अभी भी कभी-कभी कोई 1-2 बात मेरी गलत निकल आती है, लेकिन बहुत कम रेशो हो गई है। मैं सोच-विचार और कोई फैसला लेना, कोई हुँ, अहम फैसले से पहले तो बहुत सोच-विचार करता हूँ। छोटे-मोटे तो हो जाते हैं, लेकिन मैं इम्पल्सिव नहीं रहा, मैं नहीं समझता। मैं बड़े ठंडे दिल से फैसला लेता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मेरे क्यू कार्ड में ये सवाल नहीं है, लेकिन आपकी बात सुन के आया मेरे दिमाग में कि अगर आप सोच समझ के फैसले करते हैं और पूरे उसके प्रोस एंड कॉन्स को एनालाइज़ करते हैं, तो क्या कभी पैरालिसिस बाय एनालिसिस का शिकार भी होते हैं? होता हूँ जी, ये फितरी बात है। जब आपके सामने कोई एक डिसीज़न आ जाए और आपको लेना पड़े, तो वो अहम हो, हुँ, जिसका इम्पैक्ट होता हुआ आपकी या आपकी फैमिली की ज़िंदगी पे, काफ़ी अर्सा इसी कशमकश में रहता हूँ कि मैं ये करूँ या ना करूँ। लेकिन डिसीज़न लेना ना हौसले का काम है। हुँ, बुज़दिल बंदा डिसीज़न नहीं ले सकता, बड़े डिसीज़न। ट्रू। बड़े डिसीज़न लेना बहादुरी का काम है। तो हुँ, उसमें थोड़ा टाइम मैं लेता हूँ बिल्कुल और ठीक है। उसको पूरा टाइम देता हूँ। और उसके बाद जब एक दफ़ा ले लेता हूँ ना, हाँ, ये प्लस पॉइंट है, फिर मैं उस पे डट जाता हूँ। नो फिर बैकिंग आउट। ना, 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 फिर नहीं। आपने डिसीज़न इतना सोच के ले लिया तो फिर आपने क्या रिग्रेट करना, डट जाना। ये तो कायदे-आज़म के फ़ॉर्मूले पे चलते हैं आप। यस। चलिए दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसे सवाल आपके सामने रखूँगी कि आपने एक लफ्ज़ जो भी आपके दिमाग में आए वो आपने बोलना है। मतलब मैं कुछ बोलूँगी सवाल और उसको सुन के जो भी एक लफ्ज़ आपके दिमाग में आता है आपने वो जवाब देना है। आपके ख़्याल में लीडरशिप क्या है? लीडरशिप लीडरशिप। लीडरशिप हुँ, लीडरशिप है रास्ता खोदना लोगों के लिए। लोगों के लिए। हाँ, अपने लिए नहीं, हुँ, वो अपने लिए तो ज़ाती मुफ़ाद है, वो तो हमारे हुँ, सारे लीडर ही उस मेयार पे पूरा उतरते करेक्ट। हैं, अपने लिए खोद रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। फेलियर, फेलियर बहुत ज़रूरी है, लाइफ लेसन है। हैप्पीनेस, टेम्परेरी है। वेरी फिलोसॉफिकल, लव,
एसेंशियल है, ज़िंदगी इसके बगैर नहीं गुज़र सकती। समथिंग यू कैन नॉट बाय विद मनी। हाँ, ये बड़ा ना फिलॉसफिकल हो जाएगा। अमूमन ये कहा जाता है कि आप दौलत से मोहब्बत नहीं खरीद सकते, लेकिन आज की दुनिया में आप सब कुछ खरीद सकते हैं। जो हमारा लाइफ़स्टाइल बन चुका है, जो हमारी सोसाइटी है, मोहब्बत से यहाँ पे लोग यही मुराद ले जाते हैं ना कि मर्दों-सानी की मोहब्बत। जी, जी। तो हमारे ड्रामे क्या दिखा रहे हैं? यही दिखा रहे हैं, अगर बिल्कुल। आप रिच हैं, बिलियनियर हैं, हाँ। तो आप जिस भी औरत को पसंद करते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता वो आपसे शादी ना करें, वो कर लेंगे। तो आज के दौर में अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं, दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये किताबें बातें रह गई हैं कि दौलत से कुछ नहीं खरीदा जा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा सबसे इंटरेस्टिंग राउंड है व्हिच इज़ रैपिड फायर। एक किताब जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो। बहुत सी हैं, अब आपने एक किताब का नाम लिया तो सेपियंस अभी मैंने कुछ दिन पहले ही उसके बारे में लिखा भी था, युval नोह हरारी। हाँ जी। है तो जीव हुँ, और उसपे पूरी दुनिया में ये भी सवाल उठे हैं कि इसके कुछ नज़रियात मुल्हिदाना है या ये किताब मज़हब से दूर कर देती है। मुझे तो मज़हब से दूर नहीं कर सकी। आप अगर उसको अक़ल के साथ हुँ, और उसकी दलीलों के साथ रखते हैं, तो आप रद्द कर सकते हैं, जो उसके मुल्हिदाना ख़्यालात हैं, वो छाँटी कर सकते हैं। हुँ, वरना तो फिर आपका ईमान ही इतना कमज़ोर है, अगर ये किताब आपको बेकार है, लेकिन मैं ये कहूँगा सेपियंस पढ़नी चाहिए सबको। बिल्कुल। वो आपका ना सोचने का नज़रिया बदल देगी, हुँ, कि इंसान की असल में औकात क्या है? हाँ जी। इस पूरी कायनात में वो है क्या? हुँ, और किस तरह से वो एक गैर अहम मखलूक से, जो जानवरों, परिंदों से बचता-फिरता था, हुँ, वो दुनिया की अहम मखलूक बन गया। हुँ, उसमें क्या ऐसी तब्दीलियाँ आई, उसने कैसे इकट्ठे रहना सीखा, बस्तियाँ आबाद करना सीखा, ज़राअत सीखी। उसका तो आपने आपका नज़रिया बदल देगा, मेरा तो बदला उसने काफ़ी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगेन अकल और दलील आपकी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जी, 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 वो वो तो ख़ैर ज़रूरी किसी होता है। भी किताब को पढ़ने के लिए होना जी, जी, ज़रूरी है। जी। अगर वो नहीं है तो फिर तो आप सिर्फ़ वैसे ही सफ़र पलटते जा रहे हैं। अच्छा, फूड में आपका कोई गिल्टी प्लेज़र? मीठा मुझे बहुत पसंद है हुँ। और मैं डायबिटिक हूँ। ओह! तो अच्छा, लेकिन मैं रेज़िस्ट नहीं कर सकता मीठे को ना। ठीक है। खा लेता हूँ, फिर बाद में रिग्रेट भी होता है कि यार और कौन-सा मतलब एक ऐसा मीठा है जिसको आप बिल्कुल ना नहीं बोल सकते? गाजर का हलवा। सही है, मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में कोई इसको ना नहीं बोल सकता। मॉर्निंग पर्सन है या नाइट आउल है? नहीं, मैं नाइट आउल हूँ और लोग, मेरे दोस्त जो मुझे जानते हैं और ख़ास तौर पे मेरी बेगम, हुँ, वो बहुत हैरान होती है। शुरू में होती थी, अब तो उसको पता चल गया कि यार इसका वो सर्कल ही ऐसा है, इसकी हुँ, बॉडी केमिस्ट्री ऐसी है। हुँ, मैं रात 3 बजे तक जागता रहूँगा हुँ। और सुबह 7 बजे उठ के मैंने फिर ऑफ़िस जाने के लिए रेडी भी होना है। अच्छा। तो 3 से 7 के बीच में कभी तो मैं 4 घंटे वो पूरे सो लूँगा, कभी हुँ, उसमें से 2 घंटे और कभी वो भी नहीं, ऑफ़िस चला जाऊँगा, फिर आके अगली रात को सोऊँगा। अच्छा। तो अब आदत ऐसी होगी, कोई हेल्थी लाइफ़स्टाइल नहीं है, हुँ, मैं इसको हुँ। प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं नाइट ओwl हूँ। बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर आर्टिस्ट वैसे ऐसे ही होते हैं हाँ, क्योंकि तख्लीकी जितनी भी सोचें वो रात को आना शुरू होती हैं तख्लीकी लोगों को मुझे हाँ, लगता है। होता है ऐसा। ऐसा होता है कि जब अंधेरा होना शुरू होता है लोगों नॉर्मल लोगों का जो है वो मेलाटोनिन सेरोटोनिन प्रोड्यूस करते होंगे, हमारी सोचें निकलना शुरू हो जाती हैं। सो वी गेट द हाँ, क्रिएटिव जूसेस फ्लोइंग। अच्छा, एक ऐसी कोई भी स्किल या कोई ऐसी चीज़ या कोई आदत जो अब आप में है और आप सोचते हैं काश ये इतने साल पहले होती तो कमाल हो जाता? मैं इम्पल्सिव नहीं हुँ, रहा, हुँ। जैसे पहले बात थी, पहले मैं इम्पल्सिव था। ठीक है। जवानी मीन्स हर इंसान होता है, तब इतनी सूझबूझ भी नहीं होती। मैंने बहुत सारे फैसले जल्दबाज़ी में लिए हैं और उनका रिग्रेट भी रहा है, सही। अब भी होता है। तो अब मैं सोचता हूँ कि ये मेरे में खूबी पहले डेवलप होती, तो हुँ, शायद मैं आज मुख्तलिफ होता। सही। सबसे पहली जॉब क्या थी? साइबर इंटरनेट सर्विसेज़ पे कस्टमर सपोर्ट की जॉब थी। पूरी रात मैं कॉल सुनता रहता था। नया-नया इंटरनेट आया था, डायल अप का ज़माना था, बहुत सुस्त इंटरनेट होता था हुँ, और लोगों के कनेक्टिविटी के मसाइल होते थे कि कनेक्ट नहीं हो रहा और फिर वो कॉल करते थे और वो पूरी रात उन कॉलों पे उनकी क्यूरी को हल करने की सबसे पहली जॉब मेरी ये थी। सही। आप किस मकूले में ज़्यादा बिलीव करते हैं? बच्चे 2 ही अच्छे या बीवी 1 ही अच्छी? बच्चे तो तभी होंगे ना जब बीवी होगी, तो बीवी एक ही अच्छी होगी। सही है। चाय या कॉफ़ी? काफ़ी पुलाव या बिरयानी? पुलाव। कामयाबी को एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन करें। कामयाबी को एक लफ्ज़ में डिफाइन करो, हुँ,
पेशेंस, सब्र के साथ मिलेगी। कोई शॉर्टकट कामयाबी का नहीं है। वेरी और इंपॉर्टेंट। आप पैराशूट होते हैं, लोग कभी इज्जत कमा भी नहीं सकते। होता ना, कईयों को चांस मिल जाता है, कईयों का जक लग जाता है, और कईयों का कोई बड़ा ताल्लुक होता है, वो आपको किसी चीज में इंडक्ट कर रहे हैं, तो आप पैराशूट से उतर आते हैं ऊपर से। पेशेंस, हर कामयाबी के लिए पेशेंस जरूरी है। जबरदस्त, ये तो इतना इम्पोर्टेंट लेसन है, खासतौर पे आजकल की टिकटॉकिफिकेशन माइंडसेट के लिए बहुत जी, जी। इम्पोर्टेंट है। थैंक आजकल यू। हर बंदा रातों-रात हिट होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है और ऊपर आना चाहता है, नामवर होना चाहता है। नहीं होगा, ये पैराशूट होगा। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, 2 रात की शोहरत, 4 रात की शोहरत मिलती, एकदम हाइप क्रिएट होती है, खत्म हो जाती है। जहाज की तरह। ये बिल्कुल सही है। पैसा, एक लफ्ज में। बहुत ज़रूरी है। मैं फिर ज़मीनी हक़ाइक़ पे बात करता हूँ, लोग उसको माइंड ना कर जाएँ, और ये ना कि इतना भी ज़रूरी नहीं, लेकिन ज़रूरी। जिंदगी में आपका सबसे बड़ा पेट पीव क्या है? ऐसी एक चीज जो आपको हद दर्जा एनॉय करती है। नॉनसेंस बातें ना लोगों की, मैं नॉनसेंस लोगों को नहीं बर्दाश्त कर सकता। नहीं, मैं उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि कोई नॉनसेंस बात कर रहा है या बेमंतकी बात कर रहा है, तो मैं उसको शट अप कॉल दूँगा या उसको ऐसा महसूस कराऊँगा। मैं उठ जाता हूँ, बहाना बना के चला जाता हूँ कि भाई तू लगा रहा है। नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त होता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कोई एक ऐसी कोई नज़्म या कोई शेर जो आप अक्सर गुनगुनाते हो? तारिक अज़ीज़, गुलाम गहर वाले, जी। उनकी एक बुक है हमज़ाद का दुख, पंजाबी शायरी की है। खुद कम लोग तारिक अज़ीज़ के इस फेज़ से वाकिफ़ हैं। तारिक अज़ीज़ पंजाबी शायर था, नज़्में उसकी बड़ी अच्छी थी। तो जो अक्सर मैं गुनगुनाता हूँ ना, उसकी एक पंजाबी नज़्म है, वो है, दूर दराज दे सफ़र भी मैनू, थक जावन दा जबर भी मैनू, बेखबरां दी खबर भी मैनू, सच दी ज़ेर ज़बर भी मैनू, चुप दी काली कबर भी मैनू, ए करबल दा दे से मौला, दे हुसैन दा सबर भी मैनू। ये मेरी फेवरेट नज़्म। जबरदस्त, कमाल हो गया। इस दुनिया में क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये छोड़ के जाना चाहता हूँ कि लोग जब भी मुझे याद करें ना, मेरी तहरीरें सामने आ जाएँ या तस्वीरें सामने आ जाएँ, तो वो मुझे ऐसे शख्स के तौर पे याद करें जिसने कैसी भी लाइफ गुजारी, भरपूर गुजारी, और जो भी उसने सहा वो लिख दिया। मैं अपने नाम के साथ ना दामत बरक़ातुहुम या बहुत नेक था, ये नहीं देखना चाहता। इंसान जो है ना, इंसान जामिद नहीं है। वो कभी हँसता है, कभी उदास होता है, कभी उसको नाकामी फेस करनी पड़ती है, कभी उसकी अचीवमेंट अचीवमेंट मिलती है। तो कभी वो नेक है, कभी वो बद है। हर टाइम वो नेक नहीं रह सकता, और हर टाइम इंसान बद भी नहीं रह सकता। तो वो खैर और शर तो साथ-साथ चल रहा है। तो मैं लिख देता हूँ। लिखते हुए मैं ये नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जो मेरे दिल में आता है, वो मैं लिखता हूँ। यानी मुझे अपनी इमेज बिल्डिंग की परवाह इतनी नहीं है। हालाँकि मेरे दोस्त कहते हैं कि यार, तुम अपने बारे में बहुत बोल्ड लिखते हो। उसकी वजह ये है कि मुझे अपनी इमेज बिल्डिंग की परवाह नहीं है। तो मैं को नेक लोगों के सामने नहीं बना रहना चाहता, ना ही मैं हर टाइम बद बना रहना चाहता हूँ कि भाई, तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग जब भी याद रखें, वो उसी तरह से याद रखें कि जैसे इंसान होता है, कोई फरिश्ता तो नहीं था ना, मतलब हर चीज़ साथ-साथ ही होती है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच हमसे अपना रियल इम्पैक्ट शेयर करने के लिए। शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि आपने इससे बहुत वैल्यू सीखी होगी, बहुत इनसाइट्स भी सीखी होगी, और ये भी सीखा होगा कि ज़िंदगी का सफ़र आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। तो आज का ये था हमारा रियल इम्पैक्ट। दिस इज सना खान। आई एम साइनिंग ऑफ विद आवर वेरी स्पेशल गेस्ट सैयद मेहदी बुखारी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर थैंक कमिंग। यू, थैंक Thank you so much for speaking your heart out. This is how we create real impact. So until next time, stay real, stay impactful.